इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर तो हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वजूद की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते। परवेज़ मुशर्रफ साहब को किस तरह से घेरा गया था, मैं उनकी वैलिडिटी पर तबसरा नहीं कर रहा हूँ। ले देकर पाकिस्तान ही बचा था, जैसा भी था और जैसा भी है। कम से कम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क तो है कि हम कह सकते थे कि भाई आपकी तख्लीक में थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा भी है, ये तो कह सकते थे। तो इसलिए हमने इधर आने का फ़ैसला किया। लेकिन हिंदुस्तान के मखसूस हालात के पेश नज़र वहाँ पर एक तहरीक का आगाज़ करना ज़रूरी समझा। मैं उस तहरीक का हिस्सा बना। कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से वो तहरीक थी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। ये बहुत ही ख़तरनाक कानून है। इसके तहत जब कोई गिरफ्तारी हो जाती है तो 180 दिन तक तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि मिनॉरिटी को खौफ में मुब्तला किया जाता है ये कहकर कि आपकी तादाद कम है, आपकी ज़बान ख़तरे में है, आपका मज़हब ख़तरे में है, आपका वजूद ख़तरे में है। लेकिन RSS के ज़ेर सरपरस्ती वहाँ की मेजॉरिटी को ये एहसास दिलाया गया है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने हमें इक़्तिदार नहीं दिया, तो आप मिटा डाले जाएंगे, आप ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो मुल्क छोड़ के चले जाए। अब इतनी बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी। ये 25 करोड़ की आबादी मुल्क छोड़कर कैसे कहीं जा सकती है? और तीसरा रास्ता ये है जो अपने आप हो जाएगा कि वो हिंदू हो जाए। यही उनकी डिमांड है, जिसको वो घर वापसी के नाम से मौसूम करते हैं कि भाई आप अपने उसमें वापस आ जाएं। क्योंकि इस तारीखी सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो पसमानदा अक़वाम से ही आई है हिंदुस्तान के। अब ज़ाहिर है जिस मुल्क की 80% आबादी एक मिनॉरिटी के ख़िलाफ़ सब बस्ता हो जाए तो फिर बचता क्या है? चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत वीज़ा नहीं देती है वहाँ से आने के लिए, तो हमारे लिए बड़ा मसला था। बिलाखिर हमें एक रास्ता सूझा कि अगर हम किसी तरह अफ़गानिस्तान पहुँच जाएँ तो वहाँ पे गैर क़ानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने के इम्कानात हैं। वही रास्ता हमने अपनाया और सितंबर के महीने में खैर 5 सितंबर को हम वहाँ से चले थे और 14 सितंबर को हम कराची पहुँच गए। फिर हमने ख़ुद को काम के हवाले कर दिया। आप बस आखिरी बात बताइए कि बिहार के आंदोलन के बाद और शुद्धि तहरीक के बाद क्या मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और उनका क्या उपाय होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। RY मीडिया टॉक के प्रोग्राम मेहमान में हम आज आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं वो झारखंड के इलाके जमशेदपुर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग की और उसके बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने दिल्ली से किया। दिल्ली में सहाफ़त, सियासत और बहसियत उस्ताद उन्होंने अपनी कौम को, मुस्लिम बरादरी को किस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की, उनके हुकूक और जो तबकात पिसे हुए थे उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की, उनको क्या मुश्किलात पेश आईं और उनको सहाफ़त के हवाले से क्या मुश्किलात पेश आईं। उसके बाद इन हालात में जिन मामलात का उनको सामना था हम उनको लेकर आ रहे हैं आपके सामने। वो हैं जनाब हसनैन साहब और उनके साहबजादे इसहाक अमीर। तो मैं इनसे कहूँगा कि ये बताएं अपने जद्दोजहद के हवाले से कि उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कब किया और किन हालात का सामना। मेरी पैदाइश जमशेदपुर में हुई जो कि सूबे झारखंड में है और एक मुद्दत तक तकरीबन 18-20 साल की उम्र तक मैं वहाँ रहा। मेरी स्कूलिंग वहाँ पे हुई। उसके बाद सन 74-75 के ज़माने में मैं दिल्ली आया। पूरा 50 साल से मैं तकरीबन दिल्ली में हूँ। दिल्ली में शुरू के जो 10-15 साल मेरे रहे हैं, 20 साल, वो मैंने एक अच्छी कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी की बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर भी रहा। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मेरे कुछ दोस्तों ने हिंदुस्तान के मखसूस हालात के पेश नज़र वहाँ पर एक तहरीक का आगाज़ करना ज़रूरी समझा। मैं उस तहरीक का हिस्सा बना। कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से वो तहरीक थी। शुरू में एक समाजी तंजीम थी वहदत के नाम से, लेकिन बहुत जल्द हमको ये अंदाज़ा हो गया कि समाजी तंजीम हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगी, तो हमने उसे सियासी शक्ल दे दी और उसका नाम रखा कौमी पार्टी ऑफ इंडिया।
قومی پارٹی آف انڈیا کے بینر سے میں نے پارلیمنٹ کے 4 الیکشن لڑے، 2 الیکشن اسمبلی کے بھی لڑے، اور پھر بہت سارے سماجی نوعیت کے کام بھی کیے۔ ہم نے ایک لاء سینٹر قائم کیا، اس کے ذریعے ہم نے تقریباً 200 یا اس سے کچھ زیادہ بچوں کو جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے انہیں لاء کی تعلیم دلوائی۔ انہیں خود میں CRPC اور IPC پڑھایا کرتا تھا۔ انگریزی کا میں موٹیویشنل اسپیکر بھی رہا ہوں۔ یہ ہماری خدمات ہیں جو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو مسلمانوں کی سیاسی ضرورت تھی، یا مسلمانوں ہی کی طرح جو دوسرے پسماندہ طبقات ہیں ہندوستان کے، ان کے لیے ہم نے اپنی پارٹی کے بینر سے بہت سارے سوالات اٹھائے، کنونشنز بھی کیے، جو وہاں کے سینئر پولیٹیکل لیڈرز تھے ان سے مناظرہ بھی ہوا، اور سخت مناظرے بھی ہوئے۔ ہم نے جہاں اپنی باتیں رکھی، ان کی باتوں کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی باتیں رکھی۔ ہندوستان کے پولیٹیکل پیرامیٹر کے اندر بلکہ کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے ساری باتیں ہم نے کی اور سارے مطالبات ہم نے وہاں پر رکھے۔ پھر بھی ہم پر کئی مقدمات درج ہوئے، سیاسی نوعیت کے ہی مقدمات ہیں وہ۔ 4 بار مجھے جیل بھیجا گیا اور ان گنت بار مجھے گرفتار کیا گیا، نظر بند کیا گیا، بہت ساری سختیاں جھیلی۔ لیکن اس وقت تک مجھے ایسا لگتا تھا، آج سے 10 سال پہلے تک، کہ ہندوستانی مسلمانوں کو کسی آؤٹ سائڈ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں۔ لیکن BJP کے برسر اقتدار آنے کے بعد، خاص طور سے 2014 کے الیکشن میں جو کامیابی حاصل ہوئی اور مودی کو وزیر اعظم بنایا گیا، تو انہوں نے گجرات کے اپنے تجربے سے کہ مسلمانوں کو پیٹو، ٹھیک ہے، اور اسلام کو برا بھلا کہو اور پاکستان کو گالیاں دو، اگر یہ 3 چیزیں آپ لے کر چلیں گے تو ہندوستان کا ووٹر انہیں ووٹ دے گا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے جو سیاسی شعبہ بازی وہاں کی، اس میں ان کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا الیکشن بھی جیت گئے۔ دوسرا الیکشن جیتنے کی ہم لوگوں کو امید نہیں تھی، لیکن جب دوسرا الیکشن ایک مخصوص طریقے سے انہوں نے جیتا، تو پھر بہت سارے لوگوں کو مجھ سمیت یہ یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا اس ملک میں برابری کے ساتھ کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آپ ایک ذمہ کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، غلام کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مذہبی آزادی نہیں حاصل ہوگی، آپ کے اپنے انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ اگر آپ کہیں تراویح کی نماز کی شروعات کریں تو وہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو نئی پرمپرا ہے، ہم اس کی انومتی نہیں دے سکتے۔ آپ ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں تو DM کے پاس جانا پڑے گا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ اس ملک میں ہمارے لیے کوئی کچھ بچا نہیں ہے۔ پھر وہاں کی جو مقتدر سیاسی شخصیات تھی، خاص طور پر اعظم خان صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ حکومت نے کیا، جس طریقے سے ان کو گھیرا، پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے وہاں کچھ بچا نہیں تھا، تو ہم نے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہمارے پاس بہت سارے وسائل تو نہیں تھے کہ ہم امریکہ یا برطانیہ کی طرف کچھ کرتے، لے دے کر پاکستان ہی بچا تھا، جیسا بھی تھا اور جیسا بھی ہے۔ اور کم سے کم پاکستان ایک ایسا ملک تو ہے کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ کی تخلیق میں تھوڑا بہت حصہ ہمارا بھی ہے، یہ تو کہہ سکتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے ادھر آنے کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ پاکستان کی حکومت ویزا نہیں دیتی ہے وہاں سے آنے کے لیے، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ بالآخر ہمیں ایک راستہ سوجا کہ اگر ہم کسی طرح افغانستان پہنچ جائیں تو وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہونے کے امکانات ہیں۔ وہی راستہ ہم نے اپنایا، اور ستمبر کے مہینے میں خیر 5 ستمبر کو ہم وہاں سے چلے تھے، اور 14 ستمبر کو ہم کراچی پہنچ گئے۔ پھر ہم نے خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے مجھے ایدھی سینٹر بھیج دیا۔ ایدھی سینٹر والوں نے 8-10 دن کے بعد مجھے یہ کہا کہ بھئی ہم پر پریشر ہے، تو پھر ہم یہاں پہ 25 ستمبر والے دن یہاں آئے اور اپنی کہانی بتائی۔ ویسے ایدھی سینٹر اور خاص طور پر فیصل ایدھی صاحب کی بڑی مہربانیاں رہی ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ اب بھی میں ان کے مہمان کی حیثیت سے وہاں رہ رہا ہوں، اور اتھارٹیز نے ہم سے کہا ہے کہ جب تک آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا باقاعدہ، آپ کو یہیں رہنا ہے۔ شروع میں مجھ پر کچھ پابندیاں تھیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے، فون نہیں کر سکتے تھے، ہاں کوئی مجھ سے ملنے آتا تو وہ مل سکتا تھا،
मगर अब ये पाबंदियाँ रिलैक्स कर दी गई हैं, मैं बाहर भी आ सकता हूँ, आपके सामने हूँ और फ़ोन भी कर सकता हूँ। ये कुल सूरत है। ये टाडा के कवानीन और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का ना होना, इसने ज़्यादा आपको परेशान किया? कौन सा कानून आपने बताया? एक तो टाडा के कवानीन थे, टाडा तो ख़त्म हो चुका है। वो हर एक कानून जब बड़े एजिटेशन के बाद ख़त्म हो जाता है तो उससे भी ज़्यादा सख्त कानून वो ले आते हैं। आजकल वहाँ पर UAPA है, हाँ, जो इसने बीजेपी ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, ये बहुत ही ख़तरनाक कानून है। इसके तहत जब कोई गिरफ्तारी हो जाती है तो 180 दिन तक तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। उसके बाद आप वकील करते भी हैं तो जमानत आपको मिलती नहीं है। मेरे कई जानने वाले कई सालों से बंद हैं और कोई वजह नहीं होती, वो बंद कर देते हैं तो बंद कर देते हैं। वो तो कहते हैं कि अब कोर्ट का रास्ता खुला है, कोर्ट में जाइए। उनसे सुना है कि उसके तहत तो जायदाद के अख्तियारात जो है ना, वो उससे भी महरूम कर देते हैं। हाँ, वो कर देते हैं। उन्होंने तो बाकायदा मकान गिराए हैं बहुत सारी जगहों पर। अगर किसी मुसलमान की तस्वीर भी आ गई कहीं पे पहरा देते हुए तो उन्होंने उसे टेररिस्ट करार दे दिया, उसका मकान तोड़ दिया, गिरा दिया, उसके लोगों को निकाल दिया। ऐसा हुआ है। 1200 मकान दिल्ली के करीब एक शहर है गुड़गांव, बहुत मशहूर शहर है, गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी है, तो वहाँ पे 1200 मकान मुसलमानों के गिराए गए। 1000 से ज़्यादा मुसलमानों के हाथ पाँव तोड़ दिए गए और बहुत सारे लोग इनकाउंटर में मार डाले गए। उसके साथ ये हाजिर नहीं हो रहे हैं। ये होता है वहाँ पे, आम बात है। उसके अलावा लिंचिंग होती है बड़े पैमाने पे। कहीं भी किसी मुसलमान को घेर करके कह देते हैं कि आपके बर्तन में गाय का गोश्त है, ऐसा इल्ज़ाम लगा कर और तंजीम के लोग उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और ये मारपीट उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि उसका दम नहीं निकल जाता। ये होता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात हैं उनको वहाँ का प्रेस छुपाता है, पाकिस्तानी मीडिया का वहाँ तक एक्सेस नहीं है और वहाँ के मुसलमानों पर इतना दबाव है कि वो अपनी बात कह नहीं सकते और वहाँ से बाहर निकल के भी नहीं कह सकते। ये बहुत ऑप्रेस है, बहुत ऑप्रेस्ड, हाईली ऑप्रेस्ड। अब क्या समझते हैं कि अगर जरा कोई उन लोगों को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई प्रोटेक्शन मिले या मामला हो, या वहाँ पर वो तंजीमें भी जो है नाकाम है, उनको जो है अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलने दिया जाए? देखिए, लिमिट के अंदर नहीं काम करने दे रहे, लिमिट के बाहर क्या निकलेंगे आप? सारी दुनिया में कानून है मिनॉरिटीज़ को लेकर, चाहे वो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस मिनॉरिटी हो, चाहे वो रेशियल मिनॉरिटी हो। तीनों तरह की मिनॉरिटीज़ को लेकर के इंटरनेशनल ह्यूमन चार्टर है UN का। उसका सिग्नेटरी पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मेरी जानकारी की हद तक 2 बड़े मुआहदे हैं, पंत मिर्ज़ा एग्रीमेंट 1955 और नेहरू लियाकत अली मुआहदा। इन दोनों मुआहदे की रूह से पाकिस्तान की हुकूमत को ये हक़ हासिल है कि अगर उसके पास शवाहिद मौजूद हों तो वो पाकिस्तान के ताल्लुक़ से इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठा सकती है। पाकिस्तान ने कोई कमी भी नहीं की है पहले, लेकिन हिंदुस्तान ने तैयारी ये की है कि उन्होंने नकली मुसलमानों की, बिके हुए मुसलमानों की एक फ़ौज तैयार कर रखी है। आपने देखा होगा टेलीविज़न पे परवेज़ मुशर्रफ साहब को किस तरह से घेरा गया था। मैं उनकी वैलिडिटी पर तबसरा नहीं कर रहा हूँ कि वो किस तरह के सदर थे, लेकिन वो वहाँ पर दौरे पर थे, उनको एक तंजीम ने बुलाया था, ठीक है। वहाँ एक मौलवी साहब खड़े हो गए और कहने लगे कि आपसे अपने घर के तो हालात समझ नहीं रहे, आप हिंदुस्तानी मुसलमानों की सियासत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन वो तो खड़े किए गए थे, उनकी बात में तालियां बजती रहीं। इसी तरह रबात में हुआ था जनरल याह्या खान के ज़माने में कि जब पाकिस्तानी नुमाइंदा कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ तो एक साहब ने वहाँ उनको टोक दिया, बाद में वो सदर जमहूरिया बना दिए गए। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब पाकिस्तान के हालात भी कुछ बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की हुकूमत इस सिलसिले में कहाँ तक जाएगी, लेकिन उसको ये इख्तियार हासिल है, वो ऐसा कर सकते हैं, इतना मैं जानता हूँ। हसनैन साहब, ये बताइए कि अब
جب صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے جی بی جے پی والوں نے، جی اور وہاں کانگریس جو ہے وہ بھی اپنے اصل اہداف تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، نہیں پہنچا ٹھیک ہے، جی۔ اور عام آدمی پارٹی جو ہے وہ ابھی گروئنگ کنڈیشن میں ہے، وہ تو دیکھیں عام آدمی کے صدر کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، وہ جیل میں پڑا۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا، کیا ان کے ذریعے جو ہے معاملات میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ ان کے ذریعے نہیں، عام آدمی پارٹی کو اگر آئندہ انتخابات میں پذیرائی ملے، دیکھیے عام آدمی پارٹی صوبائی سطح کی پارٹی ہے، دلی کی سطح کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، کل ہند سطح پہ اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ دوسرے وہ بہت سارے معاملات ہیں وہ بی جے پی کے ہم نوا ہے۔ اچھا، خود کانگریس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی الیکشن کی شروعات ایک سیکولر ملک میں مندر میں پوجا کر کے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا نام تک نہیں لے رہے، کسی بھی مسلم لیڈر کو آگے نہیں کر رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کانگریس کا جو سب سے بڑا پلانر تھا الیکشن کا وہ احمد پٹیل تھا، ٹھیک ہے، غلام نبی آزاد صاحب ہوا کرتے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں رکھ رہے، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو آگے کریں گے تو ہندو ووٹ جو ہے وہ ادھر چلا جائے گا۔ یہ ہندوتو کے دور کا معاملہ ہے وہاں پر، جو بالکل اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن میں کوئی پارٹی بی جے پی کو چیلنج کر سکے گی۔ مطلب ہے کہ بالکل وہی فاسسٹ جو نا جی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، بالکل جن کے اوپر کبھی ماضی میں ان لوگوں نے عمل درآمد کیا تھا جی اور کوشش کی تھی جی کہ ہندوتوا کو پروموٹ جی کیا جائے۔ جی جی آج وہ ہندوتوا جو ہے وہ ایک بڑا جن بھر کر جو ہے نا جی سامنے جی آ گیا ہے، اور دیکھیے ایک دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ منورٹی کو خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی تعداد کم ہے، آپ کی زبان خطرے میں ہے، آپ کا مذہب خطرے میں ہے، آپ کا وجود خطرے میں ہے۔ لیکن آر ایس ایس کے زیر سرپرستی وہاں کی میجورٹی کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے ہمیں اقتدار نہیں دیا تو آپ مٹا ڈالے جائیں گے، آپ ختم کر دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جس ملک کی 80% آبادی ایک منورٹی کے خلاف صف بستہ ہو جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ منورٹی اگر پورے طور پر ڈپینڈ کرتی ہے دنیا میں کہیں بھی تو وہ میجورٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے نا، حکومت پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس ملک کا ہندو، اس ملک کا عیسائی آپ کی یقین دہانیوں پر زندہ ہے، ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب حکومت ہی اپنی سیڑھی ہٹا لے۔ مطلب یہ ہے کہ راشٹریہ سیون سنگھ، جن سنگھ جی اور دیگر پارٹیاں، جنتا دل، اب یہ سب جو ہے نا ایک ہی اس پر کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہندو اکثریت اور منات کے جو ہے نا جو لوگ ہیں ان جی کو جی جی ابھارا جائے۔ جی جی تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں بھارت کے مسلمان جو ہے نا کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے میں نے بہت پہلے ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون میں انڈائریکٹلی میں نے جو باتیں کہی تھیں وہ نیٹ پہ موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس 3 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں، ٹھیک ہے، جس کا دور دور تک کوئی سوال نہیں ہے، وہ تو بیچارے آواز بھی نہیں اٹھا پا رہے تو ہتھیار کیا اٹھائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب اتنی بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ کی آبادی، کہ 25 کروڑ کی آبادی ملک چھوڑ کر کیسے کہیں جا سکتی ہے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے جو اپنے آپ ہو جائے گا کہ وہ ہندو ہو جائے، یہی ان کی ڈیمانڈ ہے، جس کو گھر واپسی کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے اس میں واپس آ جائیں۔ کیونکہ اس تاریخی سچائی سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ پسماندہ اقوام سے ہی آئی ہے، ہندوستان کے وہاں کے پسماندہ اقوام ہی تو اس لیے یہ تیسری راہ ہے۔ اب اگر ان کو کوئی آؤٹ سائڈ سپورٹ نہیں ملتی تو پھر ان کا وجود خطرے میں ہے، کب تک وہ سامنے کھڑے رہیں گے؟ ویسے بھی وہاں سارے مشرکانہ کلمات تو پڑھائے جا ہی رہے ہیں اسکولوں میں، اپنا مذہب پڑھایا جا رہا ہے، اپنی تہذیب پڑھائی جا رہی ہے، مسلم تہذیب پر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، بہت ساری مسجدوں کو اذان پر مسمار پابندی کیا ہے، جا چکا ہے، اذان پر پابندی ہے، کیپٹل میں پابندی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اور اتر پردیش میں تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اگر
खुले में अपनी जगह पर खुले में वो करेंगे, अफ्तार करेंगे, तो वहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं। आप तरावी नहीं पढ़ सकते खुली जगह पर, ये चीज़ें हैं। तो क्या समझते हैं कि इंटरनेशनली इसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, कैसे किया, ताकि कुछ बेहतरी की जानिब मामला जाए? इंटरनेशनली तो देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर तो हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वजूद की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते। और इंटरनेशनल सपोर्ट को लीड करने का काम पाकिस्तान के अलावा और कौन कर सकता है? तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया की जो ना 25 करोड़ अवाम के भी नुमाइंदे लाए जाएं, काश ऐसा होता। जैसे नहीं हो जम्मू सकता? कश्मीर के लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनती नहीं है क्या? मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनती है ना। हिंदुस्तान ने दलाई लामा को पनाह दे रखी है ना, जो तिब्बत का लीडर है, तिब्बतियों का लीडर है। ये नामुमकिनात में से कुछ भी नहीं है, लेकिन वही है ना कि आप कितना बोझ उठा सकते हैं, ये है मसला। तो पाकिस्तानी हुकाम से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको यकीन दिलाया, कोई यकीन दहानी देखिए, कराई? अभी तक तो मुख्तलिफ एजेंसियों ने हमें इंटरव्यू किया है, मेरी तफ्तीश की है। उनके रवैये से मुझे लगता है कि वो बड़ी हद तक मुतमईन है। उन्हें लगता नहीं कि कोई फाउल प्ले इसमें है। शुरू में बहुत कुछ उड़ाया गया था कि ये साहब रॉ के आदमी हो सकते हैं और एक लंबी मुद्दत के जासूस हो सकते हैं, इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन मेरे ख्याल 4-5 इदारों ने मेरी तफ्तीश की है और उनका रवैया बहुत अच्छा रहा है। सवालात तो उन्होंने हर तरह के किए हैं, लेकिन उनका रवैया जारहाना बिल्कुल नहीं था। वो मुझसे चीज़ों को समझना चाहते थे और मैंने अपने आप को हर तरह की तफ्तीश के लिए पेश भी किया, तमाम सवालों के जवाब दिए। और मैंने ये भी कहा कि आइंदा भी आपको जब कभी हमारी ज़रूरत पेश आए, आप मुझे तफ्तीश कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान वापस ना भेजा जाए, बस। आप यहाँ बैठकर वहाँ के जो ना पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और इंटरनेशनल फोरम को काश मुझे बताना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो अगर वायलेशंस हो रही है, अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे इसकी इजाज़त दे, अगर, क्योंकि ये तो उनकी इजाज़त पे मौकूफ़ है, तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए यहाँ से लड़ कर बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट के पास नहीं हो सकता है, तो आप भी समझते हैं। मेरे पास है, मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर चुका हूँ, तकरीबन तमाम ज़िला हमने देखा है, और मैं बग़ैर किसी फीडबैक के, बग़ैर किसी कागज़ के सामने बैठकर आप आपसे फिंगर टिप्स पर आप बात कर सकते हैं और इन चीज़ों को आप मुरतब करें। मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है शक्ल में, जी जी, तो उसके ऊपर जो ना काम किया जा सकता है। जी जी। हम पाकिस्तानी हुकाम अब से ये भी है कि कहेंगे पाकिस्तानी हुकाम किस हद तक आगे बढ़ते हैं, ये उनका और मसला है। पाकिस्तान के रायआमा के रहनुमा से भी हम ये तवक्को करेंगे कि वो इंडिया में मौजूद 25 करोड़ मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचें। पाकिस्तान की राय अम्मा तो बड़ी हद तक हमारे फेवर में है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ उसकी हमदर्दियाँ हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की भी हमदर्दियाँ हैं, पाकिस्तानी इदारों की भी हमदर्दियाँ हैं। लेकिन आप जिन मसाइल से दो चार हैं, वो मसाइल इतने बड़े हैं कि मुझे कोई शिकवा नहीं करना। मैं इस बात का शिकवा आपसे नहीं करूँगा कि साहब 7-8 महीने तक हमारे मामले पे क्यों नहीं गौर किया गया, नहीं, मैं जानता हूँ और इन मसाइल को मैं वहाँ रहते हुए जानता हूँ। पाकिस्तान आकर कोई नया तजुर्बा मुझे नहीं हुआ है, मैं यहाँ की सख्तियों से वाकिफ़ था। लेकिन मेरी गुजारिश यही है, हुकाम से भी, हुकूमत से भी, सदर से भी, मुक़तदरा हल्कों से भी, अवाम से भी, कि इस मुल्क में 25 करोड़ लोग रह रहे हैं, 2 को और बर्दाश्त कर लें। ये मेरी गुजारिश है। तो इसाक अमीर, आप अपने हवाले से बताएं कि क्या हालात हैं जिनका आपको सामना है, और अब आप अपने वालिद के साथ निकल पड़े हैं, तो क्या चाहते हैं? देखें सर, आ तो गए अब पाकिस्तान, परेशानियां तो बहुत सारी थी। अभी वही बात है ना कि घुट घुट के मरने से बेहतर है कि आदमी एक ही बार में मर जाए, या तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए या फिर वो मर जाए। अब हमारे साथ तो हालात ऐसे थे ना कि हमने अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाई। दुनिया का हर कानून कहता है कि
माइनॉरिटी अपनी हर चीज़ मनवाने के लिए तैयार रहती है। उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी कानून होते हैं और इस मुल्क के कवानीन भी होते हैं कि भाई माइनॉरिटी की बात को सुनी जाए, उन पर अमल भी किया जाए। जाहिर सी बात है उनका कोई नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, हमने लगातार एक आवाज़ उठाई है कि भाई मुसलमानों को हक दिया जाए। अब मैं ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं करूँगा, मैं तो सन 2010 के बाद की बात कर सकता हूँ ना। मेरे वालिद को सन 2012 में जेल हुई है। कसूर ये था कि जो असम के अंदर मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ था, इतना ब्रूटली कत्लेआम हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने क्या किया कि एक पोस्टर निकाला था, उस पोस्टर में पूरा असम को लेकर के था और दिल्ली की हिंदुस्तान की हुकूमत को लेकर के था। उस वक्त पर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी। बस उनको इसी बात का एतराज़ था, इन्होंने उठा करके इनको जेल में डाल दिया। 70 दिन ये जेल में रहे उस वक्त। मतलब इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी आवाज़ भी उठाएं। रोटी कपड़ा मकान तो कोई भी दे देगा, कोई भी दे सकता है। आदमी कमाएगा, बना लेगा, कपड़े अपने सिलवा लेगा, लेकिन मकसद ये थोड़ी ना होता है रोटी कपड़ा मकान। आदमी को सुकून की सांस भी तो लेनी होती है ना, अपने बच्चों को पढ़ाना भी तो होता है, नॉर्मल ज़िंदगी में भी तो जाना होता है। बस यही हमने परेशानियाँ उठा कर उसके बाद हमने इतना बड़ा कदम उठाया है और कोई वजह नहीं है। बाकी इदारे अपने हर तरह से तफ्तीश कर रहे हैं। हसनैन साहब, आप बस आखिरी बात बताइए कि बिहार के आंदोलन के बाद और शुद्धि तहरीक के बाद क्या मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और उनका क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, वो लोग जो कि ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो सिर्फ तकसीम की वजह से हैं, तो फिर वो तारीख़ नहीं जानते। तारीख़ हमें ये बताती है कि तकसीम से बहुत पहले फसादात हुए और बहुत फसादात हुए। तकसीम के बहुत पहले बाबरी मस्जिद का मसला खड़ा करने की कोशिश की गई। अंग्रेज़ों ने हवा भी दी, लेकिन एक हद से आगे बढ़ने भी नहीं दिया। तकसीम से बहुत पहले शुद्धिकरण की तहरीक शुरू की गई और दिल्ली से जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होकर जयपुर तक आता है, जिसे अरावली रेंज कहते हैं, इस रेंज के मुसलमानों को हिंदू बनने पर मजबूर किया गया। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन ये बहुत छोटे पैमाने पर हुई ऐसा लगता है। आज जो हालात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक और नागुफ्तार हैं। अब मुल्क की 25 करोड़ आबादी के सामने अपने वजूद को बरकरार रखने का मसला है। अगर वो बहैसियत मुसलमान जीना चाहते हैं तो ये तकरीबन नामुमकिन है अगर मोदी की हुकूमत तीसरी बार बसर इख्तिदार आ जाती है तो। और मैं एक मुबस्सिर होने की हैसियत से, आज़ाद मुबस्सिर होने की हैसियत से, मेरा कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एटीट्यूड नहीं है, मैं बिल्कुल आज़ादी के साथ देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मोदी को कोई भी ताकत तीसरी बार इख्तिदार में आने से नहीं रोक सकती। ये डिबेटेबल हो सकता है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिले ना मिले, 400 सीटें मिले ना मिले, 370 सीटें मिले ना मिले, लेकिन ये बिल्कुल डिबेटेबल नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। अल्लाह अपनी हिकमत से, अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से उसको रोक दे, वो तो अल्लाह है, वो तो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन जो दुनियावी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, जो असबाब हैं, उनको सामने रख कर जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी हुकूमत आएगी, ज़रूर आएगी, और वो आते ही दस्तूर का जो कैरेक्टर है, जो सेकुलर कैरेक्टर है, जो वहाँ के प्रीएम्बल में दर्ज है, वो इसको बदल डालेंगे। ये उनका ऐलान है। नाज़रीन, RY मीडिया टॉक में आए हुए मेहमानों के साथ जो हमारी मुलाकात रही, जो गुफ्तगू रही, वो आपके सामने मन्नवान पेश की गई। अब हमारे मेहमान क्या सोचते हैं, हमारे नाज़रीन उसके बारे में क्या तासुर रखते हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमें बेहतरीन फीडबैक देकर हमारी रहनुमाई करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।